दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हार्मोन और मेटाबॉलिज्म का रिश्ता क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सीखा होगा फास्ट मेटाबॉलिज्म, स्लो मेटाबॉलिज्म। फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे पहचाने। और आज हम उस सच्चाई तक पहुंच चुके हैं जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, इसे समझने का प्रयास भी नहीं करते। मैं डाइट भी करता हूं, मॉर्निंग वॉक भी करता हूं, फिर भी वजन क्यों नहीं घटता, वजन क्यों बढ़ जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि समस्या खाना नहीं है, समस्या आपके शरीर का हार्मोन्स है। आज आप दोनों आज आप जानेंगे हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म का संबंध क्या है। आज आप जानेंगे हार्मोन्स कैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म की कैसे चाबी है। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें ये समझने की जरूरत है हार्मोन्स क्या है। दोस्तों, हार्मोन्स शरीर के मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? मैसेंजर। ये मैसेज डाकिया का काम करते हैं, मैसेज इधर उधर करते हैं। जैसे दिमाग से निकलने खून के जरिए चलते हैं, यानी दिमाग से ये निकलते हैं हार्मोन्स और खून के जरिए चलते हैं, हर अंग को बताते हैं क्या करना है, कब करना है। तो दोस्तों, आपने जाना क्या है? ये दिमाग से हार्मोन निकलता है, खून के जरिए चलता है और हर अंग को मैसेज पहुंचाता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और दोस्तों याद रखिए, मेटाबॉलिक का रिमोट हार्मोन के हाथ में होता है। सीधे तौर पे ये जो हार्मोन है, इस मेटाबॉलिक का रिपोर्ट कंट्रोल है। अब जो सबसे जरूरी बात है ये समझने वाली, सबसे जरूरी हार्मोन्स कौन से हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले कुछ मुख्य हार्मोन्स होते हैं। कुछ मुख्य हार्मोन्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। पहला हार्मोन्स है थायराइड, यानी T3 T4। T3 T4 थायराइड क्या करता है? यह शरीर का एक्सीलेटर होता है। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, आप गाड़ी का जितना एक्सीलेटर आप करेंगे वो गाड़ी घों घों करेगी और गाड़ी उतने स्पीड से भागेगी। तो T3 T4 क्या है? इस शरीर का एक्सीलेटर है। थायराइड शरीर का एक्सीलेटर होता है। ये दोस्तों, स्लो मेटाबॉलिज्म कब छुपा होता है, कम छुपा होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। इसके लक्षण क्या है? वजन बढ़ना, ठंड लगना, वजन घटना। अगर थायराइड देखते आप जानते हैं T3 T4 डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों ये शरीर में आपके लक्षण नजर आएंगे। दूसरा हार्मोन्स है इंसुलिन। इंसुलिन शुगर को सेल में भेजता है। शुगर को सेल में भेजता है, ज्यादा हुआ तो फैट स्टोरेज, और जब फैट स्टोरेज होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी मोटापा आता है। तीसरा हार्मोन्स है कार्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप ज्यादा ही स्ट्रेस में हैं तो आपकी भूख प्यास सब मिट जाती है। जो कुछ भी खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। फिर पेट में फैट बढ़ने लगता है। चौथा हार्मोन्स है लेप्टिन, भूख कंट्रोल हार्मोन्स इसे कह सकते हैं। अगर ये बिगड़ गया तो भूख कभी बंद नहीं होगी। ये भी एक कंट्रोल। और पांचवा हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन
यानी मसल्स फैट बैलेंस हार्मोन्स आप कह सकते हैं। मसल फैट बैलेंस हार्मोन अगर ये असंतुलित हो गए तो फैट बढ़ना शुरू हो जाता है असंतुलित होने पर। और इस सब को डिस्टर्ब क्या करता है, आगे बात करेंगे। अब हम जरा जान लेते हैं दोस्तों आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों आयुर्वेद में हार्मोन्स को कहते हैं दोष प्लस धातु संतुलन। दोष प्लस धातु संतुलन। जैसे अगर कफ दोष बिगड़ गया तो थायराइड स्लो होगी, पित्त दोष बढ़ गया तो इंसुलिन आपका बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वात दोष डिस्टर्ब हो गया तो स्ट्रेस हार्मोन को बिगाड़ देता है। यानी कि ये जो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जब आपके शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है, ये आयुर्वेद कह रहा है। आयुर्वेद कहता है पहले दोष को सही करो, फिर हार्मोन संतुलन। पहले दोष को नियंत्रित कर लोगे तो हार्मोन संतुलित हो जाएगा। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अब आप दोस्तों समझ गए हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। यहां तक आप क्लियर हो गए और आपने ये भी जान लिया कि आयुर्वेद हार्मोन डिस्टर्ब के पीछे के कारण को क्या कहता है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं हमारे शरीर के ये 3 दोष हमेशा बैलेंस में रहने चाहिए, नियंत्रित में रहने चाहिए, इसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों मेन पॉइंट पे चलते हैं। हार्मोन बिगाड़ने वाली कौन कौन सी हम गलतियां करते हैं। हम रोज कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करता है, हमारे शरीर के हार्मोन फिर डिस्टर्ब होते हैं और उसके बाद हार्मोन डिस्टर्ब होता है। तो सीधे तौर पे हम करें तो चलिए उस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है देर रात सोना। अगर आप देर रात सोएंगे तो आपके शरीर को नींद पूरी नहीं मिलेगी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो वात पित्त कफ डिस्टर्ब होगा। दूसरा कारण है बहुत कम खाना। अगर आप बहुत कम भी खाते हैं तो भी आपका हार्मोन्स डिस्टर्ब होगा। हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए, बहुत कम और बहुत ज्यादा दोनों खाना हमारे लिए नुकसानदेह। बार बार स्नैकिंग, मोबाइल प्लस स्ट्रेस का संबंध है। मोबाइल से निकलने वाला जो ब्लू लाइट है वो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल को बढ़ाता है। मीठा और प्रोसेस्ड फूड, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड किया गया फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अगला कारण है देर रात खाना। अगर आप देर रात खाना खा रहे हैं तो ये आपके शरीर के वात पित्त कफ तीनों को डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों यही कारण है कि आज 30 की उम्र में भी हार्मोन बिगड़ जाते हैं और जिससे शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों आज आपने क्या सीखा, हार्मोन्स क्या हैं, कौन से हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और आयुर्वेद क्या कहता है। दोस्तों याद रखिए दवा हार्मोन को दबाती है, जीवन शैली हार्मोन को ठीक करती है। अगर यह एपिसोड आपको आंखें खोलने वाला लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। कमेंट में लिखिए अब हम समझ में आ गया हार्मोन ही दोस्तों असली गेम चेंजर है। अगले एपिसोड में दोस्तों हम आपको बताएंगे गट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म का सीधा कनेक्शन क्या है। अगर आपका पेट ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण जानकारी
अभी से, आज से आपको क्या करना है, जो आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस में रखेगा, वात पित्त कफ को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। यानी सीधे तौर पे जानिए वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करने वाली कौन सी चीजें, आदतें हैं जो आज से अभी से आपको अपनाना है। पहला काम आपको करना है दोस्तों, चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, चाहे घर पे बनी हो, चाहे घर से बाहर बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, इसे ना तो आप खाएँगे, ना तो आपके परिवार का कोई सदस्य खाएगा। क्योंकि इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना बनाई गई हो। इसे आपको नहीं लेना है। दूसरा काम आपको करना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और इसे सब लोग करेंगे। रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटे कम से कम पहले खाना है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो, स्वस्थ हैं तो। जो लोग बीमार हैं, कोई भी दवा ले रहे हैं, वो रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले करेंगे। जो नहीं बीमार हैं, वो रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटा पहले करेंगे और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूरज उगने के 2 घंटे के बाद करेंगे। हमें डेली 14 से 15 घंटे की फास्टिंग करना है। जब हम 14 से 15 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो हमारा शरीर ऑटोफेजी मोड पे जाता है। ऑटोफेजी मीन्स हमारा शरीर खुद अपने आप को ठीक करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर का सर्केडियम रिदम सही हो जाता है। तीसरा काम क्या करना है, डेली 2 घंटे जम के, और वो समय है सुबह का समय। डेली 2 घंटे सुबह-सुबह अपने शरीर को चलाना है, मेहनत करना है, रगड़ना है, शरीर से पसीना निकालना है। लेकिन ये सब काम कहाँ करना है? जब सूरज निकल चुका हो, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव पहले तो 20 से 30 मिनट, यानी 20 मिनट से आधे घंटे तक कम से कम तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। चौथा काम करना है, अपने खाने में अनाज कम कर दीजिए। सबसे ज़्यादा साग, सब्जियाँ, मौसमी फलों का सेवन करिए। बीन्स को रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए। ये सारी चीज़ें आप खाइए, जब भी खाइए जब आपको अच्छी सी भूख लगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। ये 4 काम जब आप शुरू करते हैं तो आपका शरीर अंदर से हील होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका शरीर रोग मुक्त होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।